राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर की, जो कि है डिटर्मिनेशंस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो क्या होता है। तो इस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, के इनकम क्या होगी और एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए। अब देखो इकोनॉमिक इसको कैसे देखता है, इकोनॉमिक्स बहुत इसको अलग तम से देखता है। हमने दो चैप्टर में हमने वो पढ़ा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, मनी का कैसे ये हुआ, मनी कैसे आया, है ना। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई कंजम्पशन होता है या फिर इन्वेस्टमेंट होता है या फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करता है। टू फैक्टर मॉडल पढ़ लिया था हमने। तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब बात करते हैं बड़ी पिक्चरों की, है ना। हम बेसिकली थे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें अगर, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये बोलता है कि अपन पूरे कंट्री को देखते हैं। अपन किसको रीड करेंगे, पूरे कंट्री को, ना कि एक कंट्री के स्पेसिफिक पार्ट को। ठीक है, तो हम पूरे कंट्री को रीड कर रहे हैं। जब हम पूरी कंट्री को रीड करते हैं तो अब देखो हमने इसमें ये पढ़ा था। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, कौन से वेरिएबल्स के बारे में बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के बारे में बात करता है, जैसे कि नेशनल इनकम, प्राइस लेवल क्या होना चाहिए पूरे कंट्री के अंदर, है ना, या इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, जो कि हमने बैंकिंग सिस्टम में देखा था चैप्टर 2 में। तो ये वेरिएबल्स की बात करता है। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ ये वेरिएबल्स नहीं देखता। मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम सिर्फ इन वेरिएबल्स को लिस्ट करना नहीं है कि भाई ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स पढ़ लो, है ना। अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इन वेरिएबल्स को कौन सी चीज गवर्न करती है, या किससे इनको फोर्स मिलता है चेंज होने का। हमें क्या देखना है, हमें क्या अंडरस्टैंड करना है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस दैट गवर्न्स देम, है ना। क्या ऐसे कौन से फोर्सेस है, क्या ऐसे कौन सी चीज है जो इन वेरिएबल को गवर्न करती है। क्या करती है, गवर्न करती है। गवर्न करने का मतलब होता है कि ध्यान रखती है, जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स है ना मॉडल बिल्ड करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स मॉडल बिल्ड करते हैं। अब मॉडल कैसे बिल्ड करते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर बात करें तो रियलिटी में, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी दैट हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई इकोनॉमिक्स ग्रो। अब इकोनॉमिक्स ऐसे मॉडल ग्रो करते हैं जो हमें बताते हैं कि इकोनॉमी ग्रो क्यों करता है, या श्रिंक क्यों करता है, या फिर इन्फ्लेशन किस कारण की वजह से आता है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आता है, या फिर क्या आता है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आता है। तो देखो, या तो इकोनॉमी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या महंगा होगा या लोगों के पास काम ही नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। अब ये वो फोर्सेस हो सकते हैं, वो मॉडल्स में ये वो मॉडल्स हो सकते हैं, ये वो फोर्सेस हो सकते हैं जो नेशनल इनकम, प्राइस लेवल, इंटरेस्ट लेवल को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें ये मॉडल चाहिए क्यों, तो मॉडल मेरे कितने क्वेश्चनों को आंसर करता है। देखिए देखो, मेरे को मॉडल इसलिए चाहिए ताकि वो मेरे क्वेश्चनों को आंसर कर सके। कौन से क्वेश्चन आंसर कर सके, कि व्हाई डू रिसेशन अकर्स, रिसेशन क्यों आता है। दूसरा वो मेरा कौन सा क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किस वजह से आता है, व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन। और तीसरा जो क्वेश्चन देता है कि व्हाई डज अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, व्हाई डज अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, अनएम्प्लॉयमेंट बदले तो क्यों लोगों के पास काम नहीं है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, ये वो मॉडल्स बताते हैं। अब रियलिटी की बात करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या है, बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, इतने बड़े लेवल पे इन सारी चीजों को पढ़ना कि रिसेशन क्यों आ रहा है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या आ रहा है, कौन से फोर्सेस है जो उनको गवर्न कर रहे हैं, है ना, क्या नेशनल इनकम बताता है, कैसे प्राइस लेवल में चेंजेस आता है, क्या इंटरेस्ट रेट फर्क कर सकता है। तो रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो रियलिटी कॉम्प्लेक्स होने के कारण क्या है, रियलिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब रियलिटी कॉम्प्लेक्स होने के कारण इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स सर्टेन अजम्पशंस पे चलते हैं। क्या चलते हैं, सर्टेन अजम्पशंस पे। अब अजम्पशंस बोले तो कैसा होता है, इनका मेन अजम्पशंस होता है सेटेरिस पेरिबस, सेटेरिस पेरिबस। अब सेटेरिस पेरिबस आपने सुना होगा, तो वो क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सेटेरिस पेरिबस का क्या मतलब होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये एक अजम्पशंस पे चलते हैं, बीइंग इक्वल, है ना। इकोनॉमिक्स में देखो, इकोनॉमिक्स कब आपका बेटर हो सकता है, जब आप अजम्पशंस में बहुत अच्छे हो, ओवर थिंकिंग में बहुत अच्छे हो, तो आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक्स तीन दो चीजों पे बेस्ड है। क्या क्या, एक तो अजम्पशंस। अब अजम्पशंस करने के लिए आपको क्या होना बहुत जरूरी है, आपको ओवर थिंकर होना बहुत जरूरी है, ज्यादा सोचने वाला चाहिए ना यार। तो ये बोलते कि अपन इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं कि कुछ अजम्पशन करते हैं कि सेटेरिस पेरिबस लेके चलते हैं। हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 12, 3, 6 और 9, हम एक टाइम पे क्या करते हैं
एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं, हम एक वेरिएबल को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं एक टाइम पे, है ना। जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे इसको मान लो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वही करते हैं ना कि हम एक वेरिएबल को स्टेडी रखते हैं, वन वेरिएबल उसमें क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल उसमें स्टेडी हो जाएगा और बाकी के वेरिएबल में चेंजेस होते जाएंगे, अनदर वेरिएबल चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अनदर वेरिएबल में क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, अदर वेरिएबल में चेंज करते जाएंगे। तो एक वेरिएबल तो मेरा कांस्टेंट होगा ताकि मेरा उसका जो भी आंसर आएगा वो मैं इसमें पुट करके मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व कर सकता हूं। तो ऐसे ही मेरे को लेना है कि सेटेरिस पेरिबस मॉडल पे चलेंगे अपन एक टाइम पे एक वेरिएबल को क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने का मतलब होता है कि एक वेरिएबल को अपन कांस्टेंट रखने की बात करते हैं कि भाई सेटेरिस पेरिबस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब इसके ऊपर अपना एक जो है ना ये है इकोनॉमिस्ट है केनीशियन भाई, तो उसका अप्रोच इसको लेके क्या बोलता है, केनीशियन अप्रोच क्या बोलता है, केनीशियन अप्रोच सीधा सीधा अप्रोच है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी आर नॉट ऑटोमेटिकली एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब देखो अपना चैप्टर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। अब केनीशियन भाई क्या बोलते हैं कि अपने कंट्री के अंदर इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट की जब अपन बात करते हैं, है ना, कि इकोनॉमी में ये दोनों ऑटोमेटिकली अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं है, अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं है। मतलब ये दोनों में भी ऐसी चीजें हैं कि ये पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। केनीशियन भाई क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी, इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपने इकोनॉमी के अंदर या एक इकोनॉमी के अंदर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये जो दो वेरिएबल है ये फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, है ना। अब ये डिपेंड करते हैं लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड पे। किस पे डिपेंड करते हैं, लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड पे। एग्रीगेट बोले तो पूरी कंट्री का डिमांड, पूरी कंट्री का डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बोले तो कि पूरी कंट्री का डिमांड, पूरी कंट्री के डिमांड के लेवल पे डिपेंड करते हैं। अगर मान लो डिमांड ही कम है तो बनाने वाला क्यों ज्यादा बनाएगा, ठीक है। अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। देखो फोर्स गवर्न कर रही है कि अगर डिमांड ही कम है तो मैं ज्यादा क्यों बनाऊं, और ज्यादा क्यों बनाना है, मतलब मेरे को कम बनाना है माल, कम बनाने का तो ज्यादा लोग क्यों चाहिए, ज्यादा लोग क्यों चाहिए। तो यही चीज होती है। अब ये चैप्टर में अपना ज्यादा फोकस किस पे होगा, मालूम है, अपना फोकस होगा नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशंस पे। किस पे होगा, नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशंस पे। अब ये कैसे होता है, जिसको ये लोग ने बहुत टू सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस में बताया हुआ है कि अपन दो सिंप्लीफाई कर लेते हैं अजम्पशंस। देखो अजम्पशंस पे आ गए अपन वापस, अजम्पशन को सिंप्लीफाई करते हैं। पहला अजम्पशंस ये बोलता है इनका कि फिक्स्ड प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स क्या होना चाहिए, फिक्स्ड प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का प्राइस क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स मतलब नो इन्फ्लेशन फॉर नाउ। अपन क्या लेते हैं यहाँ पे कि कोई इन्फ्लेशन नहीं है, नो इन्फ्लेशन फॉर नाउ, तभी अपना फाइनल गुड्स का प्राइस फिक्स्ड होगा। और दूसरा अजम्पशन क्या चलता है, कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट में मार्केट में बोरोविंग्स पे इंटरेस्ट पे कोई भी चेंजेस नहीं है। कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट क्या है, कांस्टेंट है। इंटरेस्ट रेट क्या है, कांस्टेंट, मतलब नो फ्लक्चुएटिंग इन बोरोइंग रेट, नो फ्लक्चुएटिंग इन बोरोइंग रेट। जब मैं पैसा बोरो करने जाऊंगा मार्केट से तो कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अपने ये दो अजम्पशंस है जो अपन को क्या बताते हैं, ठीक है, जो अपन को बताएंगे कि भाई नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशंस क्या क्या है, नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशंस क्या क्या है। अब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल की बात ही हो रही है ना यार। तो देखो अब जॉन, ये मॉडल किस पे बेस्ड है, ये मॉडल बेस्ड है जॉन मेनार्ड केन्स पे। जॉन मेनार्ड केन्स की जो थ्योरी थी वो एक थ्योरी है। अब देखो इकोनॉमिक्स में सारी चीजें थ्योरी पे बहुत चलती है, थ्योरी पे चल रही है मतलब यार, तो थ्योरी पे ही चल रही है, थ्योरी पे चल रही है तो आपको अजम्पशंस तो करने ही पड़ेंगे, ओवरथिंकर तो बनना ही पड़ेगा, अजम्पशंस करने पड़ेंगे। तो जॉन मेनार्ड थ्योरी की क्या बोलते हैं, वो किस पे एम्फसाइज करती है, किस पे ज्यादा जोर दे रही है, वो देख लेते हैं। वो तीन चीजों पे जोर देती है। सबसे पहला एग्रीगेट डिमांड, है ना। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि पूरे कंट्री का टोटल डिमांड कितना है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि पूरे कंट्री का टोटल डिमांड कितना है और पूरे इकोनॉमी में लोग कितना स्पेंड करने के लिए रेडी है, ठीक है, पूरे इकोनॉमी में लोग कितना स्पेंड करने के लिए रेडी है, टोटल स्पेंडिंग इन इकोनॉमी। अब ये मेरा ड्राइवर बन जाता है नेशनल इनकम का, ये मेरा क्या बन जाता है, ड्राइवर। कैसे ड्राइवर बनेगा, ये देखो, अगर डिमांड ही कम है तो बनाने वाला ज्यादा क्यों बनाएगा, और ज्यादा नहीं बनाएगा तो लोग ज्यादा नहीं चाहिए वो चीज बनाने के लिए। तो देखो ये नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए ड्राइवर का काम करता है।
सेकंड, इसका थ्योरी किस पे काम करता है? शॉर्ट रन एनालिसिस पे काम करता है। जॉन मेनार्ड केन्स के अप्रोच के हिसाब से शॉर्ट रन एनालिसिस पे काम करता है। शॉर्ट रन एनालिसिस बोले तो छोटे रन में, मतलब छोटे पीरियड में वेयर प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट डज नॉट चेंज मच। अब अगर शॉर्ट रन की बात करूंगा तो देखो आ गया, जहां पे प्राइजेस और इंटरेस्ट रेट में ज्यादा चेंजेस देखने नहीं मिलता। शॉर्ट रन बोले तो मान लो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, है ना, या 8 महीना या 10 महीना, ये शॉर्ट रन हो गया। अब इस पीरियड के दौरान आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं दिखता या प्राइजेस में चेंज नहीं दिखता। ये शॉर्ट रन की बात होती है, क्या पे जहाँ पे प्राइजेस वगैरह ज्यादा चेंज नहीं होते, है ना। डोंट चेंज मच। फिर तीसरा जो इन जॉन मेनार्ड केन्स का अजम्पशन है, ये जो आइडिया है कि आइडिया दैट इकोनॉमिक्स कैन गेट स्टक इन अनएम्प्लॉयमेंट अनलेस डिमांड इज बूस्टेड। अब ये इसका क्या आइडिया बोलता है? एक तीसरा आइडिया क्या बोलता है कि भाई इकोनॉमिक्स है ना अनएम्प्लॉयमेंट में स्टक हो जाएगी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट में स्टक हो जाती है। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट में स्टक हो जाएगी? क्योंकि आपका अनलेस आप डिमांड को बूस्ट नहीं करते, अनलेस यू डू नॉट बूस्ट योर डिमांड, अनलेस डिमांड इज नॉट बूस्टेड, है ना, अनलेस डिमांड इज बूस्टेड। ये तीन मेरे जॉन केन्स के अजम्पशन है। क्या एम्फेसिस करता है? एक तो एग्रीगेट डिमांड के, टोटल डिमांड क्या है और टोटल स्पेंड कितना करने के लिए रेडी है लोग एक इकोनॉमी के अंदर। शॉर्ट रन एनालिसिस में बात करते हैं कि प्राइस और इंटरेस्ट ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट में ही रहेगा, स्टक हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट में। कब तक? जब तक आप डिमांड को बूस्ट नहीं कर देते हो। जैसे ये असम्पशंस है ना, जैसे ये असम्पशंस मेरा एग्रीगेट डिमांड का। तो ये दो सिंप्लीफाई असम्पशंस हो गए कि फिक्स प्राइस के, फाइनल गुड्स के फिक्स प्राइस चेंज होने चाहिए और इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस पे जॉन मेनार्ड केन्स के बेसिक क्या है? असम्पशंस है। अब बेसिक असम्पशंस क्या बोलते हैं? केनास की थ्योरी क्या अज्यूम करती है? सबसे पहला केन्स की थ्योरी जो अज्यूम करती है, जॉन मेनार्ड केन्स की थ्योरी जो अज्यूम करती है, वो अज्यूम करती है सबसे पहले तो शॉर्ट रन एनालिसिस, के शॉर्ट रन में ये ज्यादा चेंज नहीं होते तो अपन शॉर्ट रन पढ़ते हैं। दूसरा इनकी थ्योरी क्या बताती है कि प्राइस अपने कांस्टेंट होने चाहिए। देखो जैसे कि प्राइस ज्यादा चेंज नहीं होने चाहिए, मतलब प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए। तीसरा ये बोलता है कि एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट होती है। एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है? एग्जिस्ट होती है। और चौथा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपका डिमांड उतना बूस्ट नहीं करता। तो अब ये असम्पशंस मेक डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट। ये असम्पशंस क्या करते हैं? डिमांड को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। कोर आइडिया क्या है उनके पीछे? जॉन मेनार्ड केन्स का कोर आइडिया क्या बोलता है कि आपका नेशनल इनकम किससे डिराइव होता है? एग्रीगेट डिमांड से। ठीक है, कि आपका कितना लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है। अगर डिमांड कम है तो आउटपुट कम होगा। अगर क्या है? डिमांड कम है तो आउटपुट, प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट गिरेगा तो आपकी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ भागेगी। ठीक है, या आपका डिमांड ज्यादा है तो आपका आउटपुट बढ़ेगा। देखो डिमांड ज्यादा है तो आउटपुट बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ भागेगा। आपका इकोनॉमी किस पे आ गया? ग्रोथ की तरफ भागा। तो यहाँ पे मेरा इकोनॉमी बढ़ा तो ग्रोथ की तरफ भागा इकोनॉमी। अब देखो इसमें सबसे बड़े जो मेन लेवरेज होते हैं या मेन जो वो होते हैं आइडिया होते हैं इनके पीछे, मेन लेवरेज क्या होते हैं? मेन लेवरेज कौन फाइंड करते हैं मालूम है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि गवर्नमेंट इस बीच में कितना स्पेंड करता है। अब पूरी कंट्री है तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी इंक्लूड करेंगे अपन। दूसरा इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और कंजम्पशंस क्या है। तो देखो कंजम्पशंस के लिए तो डिमांड वैसे भी मेरा मेन एक वो है ना, मेन ड्राइवर फंक्शन है। तो ये तीन चीज मेरी क्या हो जाती है? मेन लेवर से। मेन क्या है? मेन लीवर से, जो या तो ये इन दोनों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है, तो मान लो कि एक स्टेज प्ले हो रहा है जिसमें एक्टर आपके कौन कौन है? एक स्टेज प्ले है जिसमें आपके एक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे? कंज्यूमर हो गया, फर्म्स हो गए और गवर्नमेंट हो गया। अब स्क्रिप्ट क्या है आपकी? स्क्रिप्ट है आपकी एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड बोले तो हाउ मच एवरीवन इज रेडी टू स्पेंड, कि पूरे इकोनॉमी में लोग कितना स्पेंड करने के लिए रेडी है। और डायरेक्टर आपका यहाँ पे था केन्स मॉडल। कौन था डायरेक्टर? केन्स, खुद जॉन मेनार्ड केन्स थे। अब ये बोलते हैं कि अगर अपनी स्क्रिप्ट ही खराब है, क्या है? स्क्रिप्ट खराब है तो प्ले खराब होगा, और स्क्रिप्ट अच्छी है तो प्ले अच्छा होगा।
ठीक है, मतलब एग्रीगेट डिमांड अगर खराब है तो अपना पूरा का पूरा प्ले ही खराब हो जाएगा ना। फिर आपके एक्टरों का क्या लेना देना, कंज्यूमर या फिर आपका फर्म्स या फिर आपका गवर्नमेंट, कोई लेना देना नहीं है। आपका इकोनॉमी किस में जाएगा, रिसेशन में जाएगा। अगर आपका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, एग्रीगेट डिमांड बूस्ट कर रहे हैं, लोग स्पेंड करने के लिए रेडी है इकोनॉमी के अंदर, तो आपका देखो प्ले बहुत अच्छा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। इकोनॉमी क्या बढ़ेगा, ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। तो ये है मेरा जॉन मेनार्ड कीन्स की थ्योरी। जॉन मेनार्ड कीन्स की क्या है, थ्योरी है, जो किस पे एम्फसाइज करती है, एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट टर्म एनालिसिस और आइडिया। इसका जो तीसरा आइडिया बोलता है कि इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट में ही स्टक हो जाएगा जब तक आप डिमांड को बूस्ट नहीं करोगे, जब तक आप डिमांड को बूस्ट नहीं करोगे। तो देखो अब ये थ्योरी पे अपन चलते हैं कि भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, क्या होता है एग्रीगेट डिमांड, क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। तो देखो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं बच्चों, आपने ये पढ़ा हुआ है, अपन ने सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीजें पढ़ी हुई है। अब एग्रीगेट डिमांड बेसिकली वो डिमांड है जिसमें क्या बोलता है कि टोटल कितना स्पेंड करने के लिए रेडी है। एग्रीगेट डिमांड क्या बोलता है कि भाई एक इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, क्योंकि हम नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना अपन एक्सपेंस करने के लिए रेडी है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स अपन ने 2 फैक्टर मॉडल में पढ़ा हुआ है ना। 2 फैक्टर मॉडल याद रखो यहाँ पे, क्या 2 फैक्टर मॉडल है, C प्लस I। C इज योर कंज्यूमर स्पेंडिंग, C इज योर कंज्यूमर स्पेंडिंग या हाउस होल्ड स्पेंडिंग, और सॉरी I आता है आपका इन्वेस्टमेंट। I क्या आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोले तो फर्म का स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट बोले तो फर्म का स्पेंडिंग, है ना। ये मेरे 2 मॉडल है, ये मेरे क्या है 2 मॉडल। अब इसका जो कंपोनेंट है, इसका एग्रीगेट डिमांड बनता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये मेरा फॉर्मूला भी बन गया, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये मेरा मेन फॉर्मूला है। अब डिपेंड्स ऑन इनकम। अब कंजम्पशन तो देखो किस पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन, अब कभी भी कोई आदमी खर्च करने से पहले क्या देखेगा कि भाई मेरी इनकम कितनी है, मेरी क्या है इनकम कितनी है, मतलब कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है। तो अगर कंजम्पशन और इनकम मेरे वेरिएबल्स होते तो कंजम्पशन मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकम पे। अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा, मेरी इनकम कम होगी तो मेरा कंजम्पशन कम होगा। ये तो सॉर्टेड है ना। इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन बढ़ा, और इनकम घटी तो मेरा कंजम्पशन घटा, पक्का एकदम। कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस बट इनकम इन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। अब क्या होता है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि मेरी 100 रुपया बढ़ी तो मैं 100 रुपया पूरा ही खर्च कर दूं, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। अगर मेरी 100 रुपया इनकम बढ़ती है तो मैं 100 रुपया पूरा का पूरा स्पेंड कर दूंगा क्या, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो मेरा इनकम बढ़ने पर मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा, नो डाउट। अगर मेरी पहले इनकम 10,000 रुपया थी तो मैं खर्च करता था, मैं क्या खर्च करता था, मैं मान लो पूरा 10,000 खर्च करता था। अब मेरी इनकम अगर 12,000 हो गई तो व्हाट आई थिंक के भाई नहीं अपन 11,000 खर्च करते हैं और 1,000 रुपया सेव करते हैं। तो देखो अब इससे क्या हुआ, ये एग्जांपल से कि मेरी इनकम यहाँ पे बढ़ी, मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, पर मेरा साथ में सेविंग भी हुआ, मेरा साथ में क्या हुआ, सेविंग्स भी हुआ। अब इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। यहाँ वाले एग्जांपल में क्या है कि इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, मतलब इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, तो ये मेरे को क्या करेगा, ये मेरे को सेविंग की तरफ खींचेगा। किसकी तरफ खींचेगा, सेविंग की तरफ खींचेगा। अब 2 फैक्टर मॉडल में हमने पढ़ा था कि कई भी चीज का सेविंग होना मतलब वो इकोनॉमी से लीक हो गया, इकोनॉमी से वो पैसा क्या हो गया, लीक हो गया। तो देखो इंक्रीज इन इनकम इज नॉट ऑलवेज, है ना, नॉट ऑलवेज बी लेस देन इंक्रीज इन कंजम्पशन या ग्रेटर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। बट एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। जैसे कि ये वाला 12,000 इनकम बढ़ी, 12,000 क्या बढ़ी, इनकम बढ़ी, पर कंजम्पशन मैंने, देखो कंजम्पशन भी बढ़ा मेरा, 10 से 11,000 हुआ, पर मैंने क्या सोचा कि भाई पूरा क्यों खर्च करे, थोड़ा बचाते हैं। तो इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन, तो ये मेरे को क्या देगा, सेविंग्स देगा। या इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, वो मेरे को देगा सेविंग्स, जो कि मेरी इकोनॉमी से लीक होगा, पैसा क्या होगा, लीक होगा, मतलब पूरा पैसा वापस नहीं आएगा। ये है मेरा पहला
पहला कंपोनेंट कंजम्पशन। सेकंड आता है मेरा इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या आता है मेरा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस होता है इन नेचर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनॉमस इन नेचर। उसका नेचर कैसा है, ऑटोनॉमस नेचर है। वो डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करेगा। देखो इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करने के लिए मेरे पास कुछ फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स है, सबसे पहले तो आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा बिजनेस एक्सपेक्टेशंस क्या रखता है। कहीं तो रखेगा, अगर मैं कहीं पैसा डालूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो होगी ना कि मेरे को उतना पैसा रिटर्न तो आना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट भी आपका एक की रोल प्ले करता है कि कितना पैसा मार्केट में डालना चाहिए। ठीक है, कितना पैसा मार्केट में डालना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट आपके क्या करते हैं, की रोल प्ले करता है कि भाई डिमांड को रेस करने में क्या है। अब ज्यादा पैसा अगर मार्केट में आता है तो ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, पर कम पैसा आता है तो डिमांड इतना नहीं बढ़ेगा। डिमांड इतना नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा वो मैं समझाता हूं आपको। आपने टू फैक्टर मॉडल में ये चीज पढ़ी हुई है। तो देखो, अब एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी बट नीड टू टेक केयर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अब मैंने ये यहां से मैं इतना समझ गया कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड है मेरा टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर। टोटल क्या है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कि भाई कितना खर्च होगा, कितना खर्च होना चाहिए। ये प्लानिंग कर रहा हूं, ये चलता है प्लान्ड पे। ये किस पे चलता है, प्लान्ड पे चलता है एग्रीगेट डिमांड, कि भाई इतना खर्चा होना चाहिए। बट मेरे को ये भी तो देखना है कि भाई एक्चुअल क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो टर्म ये कर लिए। देखो, एक प्लान्ड और एक एक्चुअल, एक प्लान्ड और एक एक्चुअल, दो टर्म निकल गए। एक तो एग्रीगेट डिमांड आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, बट हमें क्या टेक केयर करना है, किसका टेक केयर करना है, कि भाई हमने जो प्लान किया हर बार वो सही थोड़ी होगा। मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं 100 रुपया खर्च करूंगा, पर जरूरी थोड़ी है मैंने खर्च सिर्फ 90 रुपया किया। तो देखो मेरा प्लानिंग कितना था, 100 रुपया खर्च करने का प्लानिंग था। एक्सपेंस में कितने करने के लिए रेडी था, 100 रुपया, पर मैं मार्केट में गया और मैंने एक्चुअल स्पेंड कितना किया, ओनली 90 रुपीज। तो एग्रीगेट डिमांड इज माय टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी बट आई नीड टू टेक केयर ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मैं 100 सोच रहा था खर्चा होगा, पर खर्चा सिर्फ 90 ही हुआ। खर्चा सिर्फ कितना हुआ, 90 हुआ। तो यहां से आपके दो टर्म आते हैं। कौन से दो टर्म आते हैं मालूम है, यहां से आपको दो टर्म मिलते हैं एग्रीगेट डिमांड में, जिसका मीनिंग, और वो टर्म का मैं आपको मीनिंग भी बता देता हूं। तो कौन से दो टर्म है, पहला टर्म है आपका एक्स एंटे और दूसरा है आपका एक्स पोस्ट। ये दो टर्म अराइज हुए, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। अब एक्स एंटे क्या होता है, प्लान्ड चीज इन द इकोनॉमी या एक्सपेक्टेड चीज इन द इकोनॉमी। ठीक है, एक्सपेक्टेड चीज। अगर इसको और समझना है तो बिफोर द इवेंट, बिफोर द इवेंट। अब देखो एग्रीगेट डिमांड एक इवेंट था, इस डिमांड के पहले अपन ने क्या प्लान किया था, जैसे कि ये डिमांड के पहले व्हाट आई हैव प्लान्ड 100 रुपीज बट व्हाट आई हैव एक्चुअली स्पेंड इट 90। तो दैट इज माय एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट इज माय एक्चुअल। एक्चुअल या फिर रियलाइज्ड, क्या भाई एक्चुअली में क्या हुआ। तो ये मेरा आता है आफ्टर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट। तो ये एक्स एंटे और एक्स पोस्ट यहां से जन्म लेता है। एक तो मेरा प्लान्ड इकोनॉमी और मेरा एक्चुअल खर्चा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो माय प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज नोन एज एक्स एंटे एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज नोन एज एक्स पोस्ट। अब ये कंसेप्ट मेनली किसके लिए यूज होता है मालूम है, ये कंसेप्ट यूज होते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए यूज होते हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैं 100 रुपया खर्च करने की बात कर रहा था, पर मैंने 90 खर्च किया, मतलब मैंने यहाँ पे 10 रुपया सेव किया। 10 रुपए का क्या सेव। अब मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं 10 रुपया सेव करके या तो मैं अपने घर पे रखूं या मैं इसको वापस मार्केट में डाल के इन्वेस्ट कर दूं। मार्केट में डाल के क्या कर दूं, इन्वेस्ट कर दूं। ये चीज हुई। तो देखो ये दोनों जो मेरे टर्म्स है ये किस पे डिपेंड करते हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे भी वही आया। यहां से अगर मैं पूरा जाऊं तो इन्वेस्टमेंट मेरा एक ऑटोनॉमस है जो डिपेंड करता है आरओआई और एक्सपेक्टेशंस पे। तो अगर मेरे को आरओआई अच्छा मिलेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरा बिजनेस एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। सेविंग्स, अगर मैंने यहाँ पे पूरे खर्च कर दिए होते तो सेविंग होता ही नहीं, पर मैंने खर्च नहीं किए पूरे विद इंक्रीज इन माई इनकम, तो वो मेरा सेविंग हो गया। तो देखो बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कारण मेरे को एक्स एंटे और एक्स पोस्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक इकोनॉमी के अंदर, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। पक्का। तो ये चीजें मेरे को देखनी है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं अपन, एक्स एंटे और क्या होता है। एक्स एंटे अपन ने पढ़ लिया कि प्लान्ड इकोनॉमी होती है, एक्स एंटे क्या होती है, प्लान्ड इकोनॉमी होती है। अब ये अगर प्लान्ड इकोनॉमी है, क्या है ये, प्लान्ड। एक्स एंटे रिफर्स टू व्हाट पीपल प्लान और इंटेंड टू डू ड्यूरिंग अ पीरियड। एक पीरियड के दौरान पीपल, लोग क्या करने के लिए रेडी है, एक के दौरान क्या करने के लिए रेडी है। एग्जाम्पल,
जैसे मान लो कि लोग ने क्या सोचा एक पीरियड के दौरान कि अपन सेविंग करते हैं, दे प्लान्ड सेविंग, ठीक है, एंड दे ऑल्सो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, कि भाई अपन सेव करके इन्वेस्ट भी कर देंगे। एंड तो ये हो गया मेरा, ठीक है, प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट। ये एग्जांपल था, क्या प्लान किया उन्होंने कि कितना सेव करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। अब हमें क्या देखना है इसके साथ कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है। हमें इसके साथ क्या देखना बहुत जरूरी है कि भाई एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है। तो बेसिकली एग्जाम डेफिनेशन लिखना है तो एक्स एंड रिफर्स टू प्लान्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स बिफोर द एक्चुअल आउटकम। और इसमें क्या की पॉइंट्स होते हैं, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लिखोगे आप लिखोगे कि एक्स एंड जो भी मेरा है वो क्या रिफर करता है, प्लान्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्लान्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स बिफोर एक्चुअल आउटकम, डन। अब इसके की पॉइंट्स क्या होंगे, की पॉइंट्स अगर मैं देखूं तो ये होता है डिसीजंस आर टेकन इन एडवांस, एडवांस में अपन डिसीजन ले रहे हैं। और दूसरा एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होगा, किस पे बेस्ड होगा, एक्सपेक्टेशंस पे। लो तो आपका आंसर भी बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, आंसर भी बन गया। तो एक्स एंटे refers to planned और expected value of economic variable before actual outcome। और उसका की पॉइंट क्या है कि the decisions are taken in advance and it is based on expectations, ex ante। फिर आते हैं अपन दूसरे टर्म पे जो होता है मेरा एक्स पोस्ट, ठीक है। एक्स पोस्ट क्या रिफर करेगा, actual happened at the end of the period। what are the actuals happens at the एंड ऑफ द पीरियड, है ना। ये मेरा घड़ी है तो मेरा एक्चुअल क्या हुआ उस एंड ऑफ द पीरियड में, ये बिफोर दैट पीरियड, ये एंड ऑफ द पीरियड। अब अगर इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो मेरा देखो मैंने कुछ प्लान सेविंग किए थे, अब मेरे को देखना है कि भाई मेरा एक्चुअल सेविंग कितना है। सेकंड मेरे को देखना है कि भाई मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है, और ये दोनों मेरे डिपेंड करेंगे एक्चुअल इनकम कितनी है मेरी, और उसके हिसाब से मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है। सो वापस वही अगर एग्जाम डेफिनेशंस की बात करें तो इसका एग्जाम डेफिनेशंस बहुत एकदम अच्छा है। एक्सपोज्ड क्या हो जाएगा, एक्सपोज रिफर्स टू एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल्स आफ्टर द इवेंट एज अकर्ड। और इसके की पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, आपके की पॉइंट्स हो जाएंगे कि नोन आफ्टर द इवेंट और बेस्ड ऑन रियल डेटा। एक तो नोन आफ्टर द इवेंट, और दूसरा मेरा हो जाएगा कि रियल डेटा पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा, रियल डेटा पे बेस्ड होगा। तो आपके पास अगर सारी चीजें क्लियर है आपके सामने, देखो जैसे कि ये रियल डेटा था ना 100 का 90, ये रियल डेटा है। अब देखो समझते हैं कि क्या होता है। मान लो कि एक आपका ढोलकपुर गांव है, एग्जाम्पल से समझते ये भी अपन चीजें जब एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ढोलकपुर गांव है, ढोलकपुर क्या प्लान करता है, ढोलकपुर का जो फर्म है वो प्लान करता है इन्वेस्ट करने का 100 करोड़ रुपया। क्या प्लान करते हैं इन्वेस्ट करने का, 100 करोड़ रुपया। इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, डन। अब वहां के हाउस होल्ड क्या प्लान करते हैं, हाउस होल्ड प्लान करते हैं कि भाई अपन 100 करोड़ सेव करेंगे। ये इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं और ये सेव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाउस होल्ड तो सेव करने की बात करेगा। तो ये होता है मेरा, ये होता है एक्स एंटे सेविंग, डन। पर साल के एंड में जब उन्होंने देखा, साल के एंड में जब उन्होंने चेक किया तो उनको पता चला कि एक्चुअल सेविंग्स हाउस होल्ड्स का कितना था, 90 करोड़, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फर्म का कितना था, इन्वेस्टमेंट फर्म का भी था 90 करोड़ रुपया। अब देखो यहाँ पे या ये हो गई मेरी, क्या हो गई, ये है मेरी एक्स पोस्ट वैल्यूज ना। सो देखो देव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट, फर्म डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 100 करोड़ इन ढोलकपुर एंड हाउस होल्ड डिसाइडेड कि भाई हम 100 करोड़ सेव करेंगे। तो ये एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स हो गया। पर साल के एंड में क्या हुआ, साल के एंड में क्या हुआ, एक्चुअल सेविंग सिर्फ कितनी हुई, 90 करोड़, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 90 करोड़ का। ये हो गया मेरा एक्स पोस्ट वैल्यू।
अब इसका इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप समझ लेते हैं पहले अपन इकोनॉमिक टर्म से। तो क्या मेरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसके बीच में कि पहला एक्स एंटे पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एक्स एंटे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि सेविंग्स में नॉट इक्वल इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स में नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये पहला केस है। क्या है? केस वन। कैसा केस वन है कि एक्स एंटे जो डिमांड होगी मेरी, एग्रीगेट डिमांड होगी, विल बी ग्रेटर देन एक्स पोस्ट आउटपुट। सही है? मतलब बिफोर द इवेंट मेरी डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू बिफोर आउटपुट, है ना, कंपेयर टू आफ्टर आउटपुट, कंपेयर टू आफ्टर आउटपुट। मतलब मेरा प्लान्ड सेविंग ज्यादा होगा या प्लान्ड स्पेंडिंग ज्यादा होगा कंपेयर टू आउटपुट। आउटपुट कम है और मेरा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है आउटपुट से। देखो, एंटे बिफोर डिमांड ज्यादा है आफ्टर आउटपुट से, तो मेरा स्पेंडिंग ज्यादा होगा आउटपुट से। क्या होगा? स्पेंडिंग ज्यादा होगा। जब मेरा स्पेंडिंग ज्यादा होगा आउटपुट से, मतलब मैं ज्यादा खर्च करने के लिए रेडी हूं, खर्च करने के लिए रेडी और मेरे पास आउटपुट नहीं है, इस सिनेरियो में मेरी इन्वेंट्रीज गिरेगी। मेरी इन्वेंट्री क्या होगी? गिरेगी। अब जब मेरी इन्वेंट्री गिरेगी तो फर्म का प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। फर्म क्या करेगा? प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। क्या है? डिमांड ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा लोग लगेंगे। क्या लगेंगे? ज्यादा लोग लगेंगे। ठीक है, मतलब सेविंग्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से इक्वल नहीं होगा। और अगर मैं वही एक्सपोस्ट की बात करूं तो यहाँ पे मेरा सिनेरियो चलता है कि यहाँ पे मेरा सेविंग इज ऑलवेज विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स मेरा हमेशा क्या होगा? देखो, पहले मेरा सेविंग इन्वेस्टमेंट से इक्वल नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। जब मैं प्लानिंग कर रहा हूं तो मेरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग हो सकता है, पर होने के बाद एक्चुअल में तो मेरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम हो ही सकता है ना, कि इतना ही सेव था और इतना इन्वेस्ट हो गया। मतलब यहाँ पे केस टू कैसा चलेगा कि मेरा जो एक्स एंटे है, एग्रीगेट डिमांड है, वो कम है। किससे कम है? आउटपुट से, जो भी मेरा एक्चुअल आउटपुट है उससे। मतलब प्लान्ड डिमांड इज लेस देन एक्चुअल आउटपुट। प्लान्ड डिमांड इज लेस देन एक्चुअल आउटपुट। अब इसमें क्या हुआ? एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो गया। एक्चुअल आउटपुट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जब एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हुआ तो लोगों ने स्पेंड करना कम किया, स्पेंडिंग वाज लेस देन आउटपुट, तो यहां पे इन्वेंट्री बढ़ा, इन्वेंट्री यूज ही नहीं हुआ। अब देखो, डिमांड कम है तो ऑब्वियस सी बात है फर्म प्रोडक्शन कम करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कम चाहिए। लोग क्या चाहिए? कम चाहिए। तो यहां पे मेरा एक्चुअल इनकम एडजस्ट हो गया। यहां पे मेरा एक्चुअल इनकम क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। एक्चुअल इनकम क्या हुआ? एडजस्ट हो गया। समझे? अब नहीं समझे तो चलो अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अपन एक और एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज को, है ना। प्लानिंग टाइम और एक्चुअल टाइम के हिसाब से मान लो प्लानिंग टाइम जो मेरा है वो मॉर्निंग का टाइम है। प्लानिंग टाइम जो मेरा है वो मॉर्निंग है। अब मॉर्निंग में ढोलकपुर के बच्चों ने क्या सोचा? उन्होंने मीटिंग की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लान इज एन एक्स एंटे। प्लान इज एन एक्स एंटे। ठीक है, मॉर्निंग में बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि आज अपन 2 बिस्किट सेव करेंगे। ढोलकपुर के बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि अपन 2 बिस्किट क्या करेंगे? सेव करेंगे। डन। और वही जो वहां पे खिलौने बेच रहा था, टॉय बनाने वाला था, वो बोलता है कि भाई मैं आज 5 टॉय यूज करूंगा टॉय बनाने के लिए, या 5 बिस्किट यूज करूंगा टॉय बनाने के लिए। क्या यूज करूंगा? 5 बिस्किट यूज करूंगा टॉय बनाने के लिए। बच्चे बोल रहे कि भाई हम 2 बिस्किट सेव कर लेंगे, पर टॉय मेकर क्या बोल रहा है कि भाई मैं 5 बिस्किट यूज करूंगा टॉय बनाने के लिए। अब यहां पे आपको प्रॉब्लम दिखा? सीधा प्रॉब्लम। टू फैक्टर इकोनॉमी में क्लियर था, जो भी मेरी इनकम है पूरी की पूरी स्पेंड होनी चाहिए। पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए? स्पेंड होनी चाहिए, तभी मेरा सर्कल चलेगा। टू फैक्टर इकोनॉमी में नो लीकेज। पर यहां पे देखो, बच्चों ने क्या बोला कि हम 2 बिस्किट बचाएंगे, पर खिलौने वाला क्या बोल रहा है कि मैं 5 बिस्किट इन्वेस्ट करूंगा मार्केट में टॉय बनाने के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हुआ। किड्स प्लान टू सेव मोर। किड्स प्लान टू सेव मोर। ठीक है, तो यहां पे कुछ प्लान मिला नहीं ना, यहां पे कुछ प्लान मैच नहीं हुआ। प्लान क्या नहीं हुआ? यहां पे मैच नहीं हुआ।
तो प्लान अगर मैच नहीं होगा, ठीक है, तो किड्स ने प्लान किया कि अपन ज्यादा बचाएंगे, और टॉय मेकर क्या बोलता है कि मैं सिर्फ 5 ही बिस्किट यूज करूंगा, सिर्फ 5 ही यूज करूंगा। मतलब टॉय मेकर प्लान कर रहे हैं कि अपन कम यूज करते हैं आज टॉय बनाने के लिए, कम बिस्किट यूज करेंगे टॉय बनाने के लिए। ये तो पूरा प्लानिंग था, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स एंटे, है ना, व्हाट एवरीवन प्लान्स टू डू, व्हाट एवरीवन प्लान्स टू डू। पर हमें यहाँ पे क्या देखना बहुत जरूरी है कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ। अब जब इवनिंग का टाइम आया, प्रॉब्लम का टाइम आया, है ना, क्या आया, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, जो कि मेरा प्रॉब्लम का टाइम है। क्या टाइम है, प्रॉब्लम का टाइम है। अब प्रॉब्लम टाइम में देखो क्या हुआ, लोगों ने, बच्चों ने तो 2-2 बिस्किट सेव कर लिए, तो टॉय मेकर के पास ज्यादा बिस्किट आया ही नहीं। टॉय मेकर के पास डिडंट इनफ बिस्किट टू मेक अ टॉय। तो अब अगर उसके पास डोंट इनफ या डिडंट इनफ बिस्किट आए, डोंट गेट इनफ बिस्किट, अब बिस्किट अगर कम आए तो टॉय कम बनेंगे, बिस्किट अगर कम आए तो वो ज्यादा टॉय नहीं बना सकता। अब ज्यादा टॉय नहीं बनाएगा मतलब प्रोडक्शन गिरा, प्रोडक्शन गिरेगा तो कुछ बच्चों को बिस्किट या टॉय की फैक्ट्री से अपना काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि काम है ही नहीं, काम है ही नहीं, टॉय फैक्ट्री छोड़नी पड़ेगी। तो टॉय फैक्ट्री क्यों छोड़नी पड़ी, क्योंकि टॉय मेकर के पास बिस्किट नहीं थे, इनफ बिस्किट नहीं थे टॉय बनाने के लिए। टॉय बनाने के लिए इनफ बिस्किट नहीं थे, मतलब टॉय कम बनेंगे, टॉय कम बनेंगे तो बच्चों को फैक्ट्री छोड़नी पड़ेगी। तो जब से बच्चों का काम छूटने लगा तो पूरा का पूरा जो गांव था ढोलकपुर वो दुख में आ गया, है ना, वो क्या था, दुख में आ गया। अब मान लो कि वही बिस्किट इनकम है, बिस्किट क्या थी, मेरी इनकम थी, ठीक है। अब इनकम गिरना चालू हो गई, इनकम गिरना चालू हो गई क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, क्योंकि क्या आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, क्योंकि आपने लीकेज कर लिया, आपने क्या कर लिया, लीकेज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, ये प्रॉब्लम आ गई। अब लोगों ने क्या बोला कि भाई नहीं चलो, ठीक है, यहाँ पे इनकम एडजस्ट करते हैं, इनकम एडजस्ट करेंगे तो मैजिक आएगा, तो मैजिक होगा। मैजिक कैसे होगा कि बच्चों ने सोचा कि हम ज्यादा नहीं सेव करते हैं, हम कम सेव करेंगे और बाकी का हम स्पेंड कर देंगे। हम स्पेंड करेंगे तो टॉय मेकर के पास ज्यादा बिस्किट आएंगे टॉय बनाने के लिए, टॉय मेकर के पास क्या आएंगे, ज्यादा बिस्किट आएंगे। दे स्पेंड मोर जस्ट टू ईट, है ना, तो उन्होंने स्पेंड किया, टॉय मेकर को क्या किया, उन्होंने टॉय मेकर के लिए स्पेंड किया बिस्किट। तो दे कैनॉट सेव सो मच, दे स्पेंड मोर जस्ट टू ईट, के भाई हम खाएंगे और बाकी हम स्पेंड कर देंगे। तो टॉय मेकर के पास अब क्या हुआ, टॉय मेकर के ज्यादा बिस्किट आने लगे, ज्यादा बिस्किट आने लगे तो टॉयज बढ़ने लगे, टॉयज बढ़ने लगे तो बच्चों को अपना जॉब वापस मिलने लगा टॉय बनाने का, जिससे इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। तो इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये यहाँ पे मेरा आता है एक्स पोस्ट, यहाँ पे मेरा क्या आता है, एक्स पोस्ट आता है। जैसे कि क्या आता है, बिस्किट सेव्ड इज इक्वल टू बिस्किट यूज्ड, जितने बिस्किट इन्होंने सेव किए थे उतने बिस्किट इन्होंने क्या कर दिए, यूज कर दिए। कोई भी बिस्किट मिसिंग नहीं था, मिसिंग नहीं था मतलब आप समझ गए। देखो ये देखो, लीकेज हुआ ही नहीं, क्या नहीं हुआ, लीकेज नहीं हुआ, मतलब जितना उन्होंने सेव किया उतना उन्होंने वापस क्या कर दिया, यूज कर दिया। बिस्किट मिस हुआ ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा बिस्किट नहीं था। यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा, जितना सेव किया उतना वापस मार्केट में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो एक्स पोस्ट में हमेशा आपका सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। पर एक्स एंटे में आपका सेविंग इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, एक्स एंटे में आपका सेविंग विल नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, पर एक्स पोस्ट में आपका सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये देखो, ये समझ गई, ये ज्यादा बिस्किट सेव किए तो टॉय मेकर के पास कम बिस्किट आए चीजें बनाने के लिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम आई तो देखो क्या हुआ, अगर टॉय मेकर को ज्यादा बिस्किट नहीं मिलेगा तो वो टॉय कम बनाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जो बच्चे वो टॉय बना रहे हैं उनको फैक्ट्री छोड़नी पड़ेगी, काम छोड़ना पड़ेगा, तो उनका इनकम गिरना शुरू हो जाएगा। अब मैजिक कैसे होगा कि लोगों ने जितना सेव किया तो उतना वापस स्पेंड कर दिया, स्पेंड करने के बाद टॉय मेकर के पास ज्यादा बिस्किट आ गए तो उन्होंने टॉय बनाना चालू किया, ज्यादा प्रोडक्शन बनना शुरू हुआ तो बच्चों को वापस जॉब मिल गई तो इनकम बढ़ गई। तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो एक्स एंटे सिंपल बोलता है प्लान्ड सेविंग इज नॉट इक्वल टू प्लान्ड इनकम, यहाँ पे इनकम चेंज होता है और क्या होगा, इनकम चेंज होगा। एक्स एंटे पे क्या होगा, एक्स एंटे पे प्लान्ड सेविंग विल नॉट इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे इनकम चेंज के कारण ये चीजें होती है, इनकम चेंजेस के कारण ये चीजें होती है। जैसे ये एग्जांपल में हुआ था, लोगों ने ज्यादा बचाया तो इन्वेस्ट कम किया, इन्वेस्ट कम किया तो टॉय मेकर के पास बिस्किट कम आए। भाई अगर एक्स पोस्ट की बात करूंगा तो लोगों ने जितना सेव किया था, एक्चुअल सेविंग इज इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल स्पेंड,
तो यहाँ पे मेरा इनकम एडजस्ट हो गया, यहाँ पे मेरा इनकम क्या हो गया, एडजस्ट हो गया. सो एक्स पोस्ट इज डन टू adjust my income, ex ante is done my to income change to check where what my income is changed. और वही प्लान्ड सेविंग मेरी क्या बन जाती है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बन जाती है. जितना सेव किया उतना अपन ने वापस मार्केट में डाल दिया. ये था मेरा मोटा मोटी डिमांड का कंसेप्ट, एग्रीगेट डिमांड का, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट. अब बात करते हैं अपन इसी के दूसरे पे कंजम्पशंस की. किसकी बात करते हैं, कंजम्पशंस की. तो हमने एक्स एंटे और एक्स पोस्ट कर दिया कि भाई अपन ने पहले कितना बचाया, अपन का एक्चुअल कितना गया. अब कंजम्पशन क्या बोलते हैं, कंजम्पशन का मतलब देखो आपको पता है, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन का मतलब होता है कि चीजें पे खरीद, जो भी हाउस होल्ड की इनकम होगी वो स्पेंड कर देगी. इनकम क्या कर देगी, स्पेंड कर देगी. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन डिमांड इज हाउस होल्ड इनकम. यहाँ पे कंजम्पशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है वो है हाउस होल्ड इनकम. लोग क्या कमा रहे हैं. तो कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, कंजम्पशन एंड इनकम. ठीक है, कंजम्पशन किसके बीच का रिलेशन बताता है, कंजम्पशन एंड इनकम के बीच का रिलेशन बताएगा. सिंपलेस्ट कंजम्पशन फंक्शन assumes that consumption changes at constant rate as income changes and of course even if income is zero some consumption still take place. अब देखो ये क्या बोलते हैं कि जो भी कंजम्पशन है वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है. कंजम्पशन किस पे बढ़ता है, कंजम्पशन आपका बढ़ेगा कांस्टेंट रेट पे. कांस्टेंट रेट का मतलब होता है कि इनकम चेंज होती है, इनकम चेंज होगी, पर ऐसा नहीं है ना कि इनकम चेंज हो रही है तो आप कंजम्पशन ज्यादा ही कर रहे हो. जैसे कि कैसे, देखो कांस्टेंट रेट का क्या मतलब है, आपकी इनकम 100 से 1000 हो गई, 100 से क्या हो गई, 1000 हो गई. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो 100 रुपए में है ना, आप 100 रुपए में मान लो 4 बर्गर खाते थे, तो अब 1000 होने पर आप 8 बर्गर खाओगे, ऐसा तो नहीं है. ऐसा है क्या, इनकम चेंज हो गई तो भाई अपन बर्गर भी चेंज करते खाते हैं. आप बर्गर महंगे खरीदोगे नो डाउट, अब आप अच्छी और बर्गर खरीदोगे, अच्छा मटेरियल वगैरह, अच्छे रॉ मटेरियल के बर्गर वो सब यूज करोगे, अच्छे कपड़े यूज करोगे. पर ऐसा नहीं है कि आप पहले 4 खरीदते थे और अभी 8 खरीदने लग जाओगे, नहीं. ठीक है, दैट्स वाई कंजम्पशन चेंजेस एट कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस. अब ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई इनकम बढ़े या नहीं बढ़े, या इनकम हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, फिर भी एक कुछ लेवल पे आपका कंजम्पशन तो होगा ही होगा. एक लेवल पे आपका कंजम्पशन तो होगा ही होगा, जिसको ये लोग बोलते हैं कि इनकम अगर आपकी जीरो भी है, जैसे बोला ना, इनकम अगर आपकी जीरो भी है तो भी आप कुछ तो कंज्यूम करोगे ही करोगे, कुछ तो कंज्यूम करोगे ही करोगे. तो जब कुछ कंज्यूम करोगे, ये इधर कंजम्पशन क्या है, इनकम से इंडिपेंडेंट है. आपका ये जो कंजम्पशन है वो इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट बोले तो आपके इनकम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको अपन बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब देखो हो गया कि भाई मैं कुछ भी अगर नहीं कमा रहा हूं फिर भी मैं खाऊंगा तो खाना है ना, दाल चावल ही खाऊंगा पर खाऊंगा. तो जब मैं कुछ नहीं कमा के भी खा रहा हूं वो मेरा होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन. वो क्या होता है, मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो इसका सिंपल सा है, देखो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है कंजम्पशन का, कंजम्पशन का फॉर्मूला देखो सिंपल सा बोलता है कि भाई ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो होगा ही होगा, और बाकी जो दूसरा वाला होता है वो होता है मेरा इनकम पे. तो एक तो मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यहाँ पे देखो ये लाइन ग्राफ में अगर मैं बोलूंगा तो ये लाइन मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, मतलब मैं नहीं भी कमाऊं तो भी मेरा इतना कंजम्पशन तो होना है इकोनॉमी के अंदर. इसके बाद जैसे मेरी इनकम चेंज होगी वैसे मेरा कंजम्पशन चेंज होगा, इनकम चेंज होगी वैसे मेरा कंजम्पशन क्या होगा, चेंज होगा. तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एज इनकम चेंजेस माय कंजम्पशन विल चेंज, इनकम चेंजेस माय कंजम्पशन विल चेंज. ठीक है, तो अब ये जो छोटा सी है ये आपको बताता है एमपीसी. एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपोर्शनसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल बोले तो इनकम बढ़ने पर आप कंजम्पशन पे कितना खर्च करने के लिए रेडी है. तो ये जो चेंज आ रहा है वो आपको एमपीसी बताता है. ये जो चेंज आया मेरा वो एमपीसी बताएगा. कौन बताएगा, एमपीसी, जो कि छोटा सी बताता है कि इनकम की वजह से आप कंजम्पशन में क्या चेंज आया. और वाई तो आपका इनकम है, इकोनॉमिक्स में वाई हमेशा इनकम ही होता है. ठीक है, तो जैसे कि वो देखो अब एक हाउस होल्ड है, अगर वो कुछ भी नहीं कमा रहा है तो वो बेसिक दाल राइस तो खाएगा ही खाएगा.
क्या खाएगा, दाल राइस तो खाएगा खाएगा, तो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। क्या हो गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और अगर उनकी एक थाली थी ना, वो थाली समझो, ये थाली है, क्या थी थाली, अब थाली में दाल राइस थे जो कि पड़े उनको 10 रुपए के, क्योंकि पड़े 10 रुपए के पड़े। अब अगर वो कुछ भी नहीं कमा रहे तो भी ये 10 रुपए का दाल राइस तो खाएगा खाएगा, स्पेंड कर रहा है, दैट्स एन ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब उसकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो क्या हुआ, उसने भाई थाली के अंदर एक्स्ट्रा डिश ऐड करना चालू कर दिया। उसने बोला मेरे को एक सब्जी भी चाहिए, है ना, मेरे को एक मिठाई भी चाहिए, मेरे को कुछ स्नैक्स भी चाहिए, और दाल चावल तो है ही, क्या है, दाल चावल तो है ही। तो ये बात करता है आपका बेस्ड ऑन हाउ मच ऑफ देयर इनकम दे वांट टू स्पेंड। अब ये वो बोलते हैं कि इनकम बढ़ी, पर ये किस पे डिपेंड करता है कि वो जो कंज्यूमर है, वो जो कंज्यूम करेगा, वो अपना कितना इनकम स्पेंड करने के लिए रेडी है, कितना इनकम स्पेंड करने के लिए रेडी है। तो कितना इनकम स्पेंड करने के लिए रेडी है, तो मान लो कि वो 0 सिर्फ 80 स्पेंड करने को रेडी है, कितना, तो वो बोलता है कि मैं अगर 100 रुपया कमा रहा हूं तो मैं सिर्फ 80 रुपया स्पेंड करूंगा, मतलब 80 रुपया स्पेंड करूंगा, मतलब 20 रुपया सेव हो गया, 20 रुपया क्या हो गया, सेव। तो दिस इज माई एमपीसी, दिस इज माई एमपीसी, 0.8 बिकम्स माई एमपीसी, ठीक है। तो सेविंग्स यहाँ पे सीधा सीधा हो गया, सेविंग्स क्या हो गया, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इफ यू अर्न 100, यू आर रेडी टू स्पेंड 80, तो अगर आप 80 स्पेंड करने के लिए रेडी हो तो आपका 20 तो बच गया, क्या हो गया, 20 बच गया। तो ये था मेरा कंजम्पशन का मेथड। दूसरा मेरा जो कंसेप्ट आता है वो होता है इन्वेस्टमेंट, जो हमने एक्स एंटे और उसमें भी पढ़ा। अब इन्वेस्टमेंट अपन ने पढ़ा था कि ऑटोनोमस इन नेचर है, रेट ऑफ चेंज, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ तो ये हो गया। अब मान लो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि नई चीजें बनानी है, मशीनरी, रोड, बिल्डिंग, है ना, जिसमें हमको इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी फ्यूचर सेल्स के लिए। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपनी इन्वेंट्री स्टोर करके रखते हैं, ज्यादा स्टोर कर रखते हैं ताकि फ्यूचर सेल्स में उसको हेल्प हो सके, जिसको अपन बोलते हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो दे हेल्प प्रोड्यूस मोर स्टफ इन द फ्यूचर एंड दे लास्ट फॉर ईयर्स, ठीक है, दे लास्ट फॉर ईयर्स। अब देखो यहां भी क्या होता है, यहां पे भी एक सीन आता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या आता है, समटाइम्स प्रोड्यूसर प्लान टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। तो प्रोड्यूसर क्या बोलता है, अब देखो बाकी तो सारा नॉर्मल है ना, कि भाई वो इन्वेंट्री रखेंगे, ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे ताकि फ्यूचर सेल्स हो सके, ये सारी चीजें नॉर्मल है। पर कभी कभार प्रोड्यूसर क्या बोलता है कि नो मैटर व्हाट मार्केट क्या चल रहा है, मैं 1000 रुपया आज भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं 1000 रुपया कल भी इन्वेस्ट करूंगा। जैसे पुराने लोग करते थे, गोल्ड का रेट कुछ भी हो दो, नहीं मैटर करता, गोल्ड का रेट कुछ भी हो दो, बड़ा या घटा, रेट बढ़ा या रेट घटा, पहले के लोग क्या करते थे, एवरी मंथ दे वेर इन्वेस्टिंग 2000 रुपीज एवरी ईयर, फिक्स रेट से। बढ़ेगा तो अपने को 2000 में कम मिलेगा, घटेगा तो 2000 में ज्यादा मिलेगा। तो देखो वो बैलेंस हो जाता था, वो क्या हो जाता था, बैलेंस हो जाता था, और शायद ज्यादा भी कभी आ जाते। तो ये सोचते थे। तो वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जैसे कंजम्पशन में सी डैश यूज होता है, वैसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के अंदर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो आपका है वो आई डैश के साथ विरोध होता है। क्या होता है, आई डैश के साथ। वे आई आपका इन्वेस्टमेंट है और आई डैश आपका क्या हो जाता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, वेयर प्रोड्यूसर्स नो मैटर व्हाट दे कीप टू इन्वेस्ट अ फिक्स अमाउंट एवरी ईयर, दे कीप टू इन्वेस्ट फिक्स अमाउंट एवरी ईयर। So even if economic changes, producers still plan to invest 100 crore on any fixed year this year. तो ऐसा था। अब प्रोड्यूसर्स का इन्वेस्ट करना वो जो डिसीजन है वो किस पे बेस्ड करेगा, वो देखो वापस वो दो चीजों पे बेस्ड करता है। एक तो इंटरेस्ट रेट, क्या है इंटरेस्ट रेट, क्यों काम आता है कि भाई बोरो करना मनी मार्केट से चीप है या एक्सपेंसिव। अगर चीप है तो वो बोरो करेंगे, एक्सपेंसिव है तो बोरो नहीं करेंगे। मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, कि अपन को मार्केट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। मतलब विल पीपल बाय नेक्स्ट ईयर, यस और नो। अगर बाय करते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट रेट में पैसा मार्केट से उठाऊंगा। पर अगर बाय नहीं करेंगे तो, है ना। पर अपन ये मॉडल समझने के लिए अपन क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट फिक्स रखते हैं। अपन ये मॉडल समझने के लिए क्या बोलते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट क्या है, वी कीप इन्वेस्टमेंट एज प्लान्ड और फिक्स्ड। प्लान रखते हैं या फिक्स्ड रखते हैं। अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान रखते हैं कि भाई अपन एक साल में इतना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये मेरा ना इनकम से चेंज होगा ना इंटरेस्ट रेट से चेंज होगा, ना इनकम से चेंज होगा और ना इंटरेस्ट रेट से चेंज होगा। क्योंकि हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था सेटेरिस पेरिबस। हमारा मॉडल क्या था, सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस बोले तो एक वेरिएबल को आप आइसोलेट कर दो, तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को आइसोलेट कर दिया।
हमने इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, है ना। तो ये मेरा इनकम और इंटरेस्ट के साथ चेंज नहीं होगा, हमें एक आइसोलेट तो करना ही पड़ेगा, तब हम दूसरे वेरिएबल को ढूंढ सकते हैं। मान लो वैसे एक गांव है आपका, है ना, विलेज कॉल्ड ढोलकपुर, और जहां पे दो तरह के लोग रहते हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। वापस अपने देखो ढोलकपुर के एग्जाम्पल, ढोलकपुर के एग्जाम्पल में अपने कौन कौन थे, हाउस होल्ड और फर्म्स। अब हाउस होल्ड बोलता है कि दे अर्न इनकम एंड स्पेंड इट ऑन गुड्स, कंजम्पशन, हाउस होल्ड करेगा कंजम्पशन, फर्म करेगा इन्वेस्टमेंट। दे प्रोड्यूस गुड्स एंड इन्वेस्ट इन मशीन्स और स्टॉक, ये गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और पैसा आने पर वापस इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आने पर वापस क्या करेंगे, इन्वेस्ट। अब तक यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है मतलब गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, नो पब्लिक स्पेंडिंग, कुछ भी पब्लिक स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर नहीं रही है। सिर्फ दौलतपुर में दो ही पार्टी है, कौन सी दो पार्टी, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड क्या बोलते हैं, हमने जितना कमाया हमने उतना कंज्यूम कर दिया, स्पेंड कर दिया। फर्म बोलता है हमने जितना प्रोड्यूस किया और उससे हमें जितनी इनकम हुई हमने वापस उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर मशीनरी और स्टॉक में लगा दिया, ठीक है। तो जो टोटल प्लान्ड स्पेंडिंग हो गई वो एग्रीगेट डिमांड हो गया, वो क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया। अब एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया, C प्लस आई, यही एग्रीगेट डिमांड है ना। अब क्या था कि कंजम्पशन तो डिमांड पे, ये मेरा फॉर्मूला बन गया पहले तो कि AD इज इक्वल टू C प्लस आई, पर अपन ने अभी पढ़ा कि कंजम्पशन डिपेंड करता है, कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है। कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेरा कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस चेंज इन इनकम, ये फॉर्मूला हमने इधर किधर देखा, ये रहा, ठीक है। तो कंजम्पशन इज इक्वल टू, देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा और चेंज इन इनकम के दौरान होगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 1 में सब्सटीट्यूट करता हूं C के जगह पे, तो मेरा क्या बनता है, AD इज इक्वल टू C डैश प्लस CY प्लस I। तो मेरा एक ये फॉर्मूला बना, है ना। मैंने जब इन्वेस्टमेंट डाला तो सिंप्लीफाई किया तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ये मेरा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो देखो ये मेरा फॉर्मूला है। तो अब जब मेरा ये फॉर्मूला है तो मैं इसको कैसे बता सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, C डैश को मैं लिख सकता हूं A, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, A इज एन ऑटोनोमस, दिस इज ऑल्सो एन ऑटोनोमस, दिस इज ऑल्सो एन ऑटोनोमस, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AD इज इक्वल टू A प्लस CY प्लस I। अब I में भी मेरे पास कैसा था कि I का भी तो मेरा ऑटोनोमस है, I भी क्या है मेरे पास, ऑटोनोमस है, I भी मेरे पास क्या है, ऑटोनोमस है। तो ऑटोनोमस है तो वहां पे भी वही हो जाएगा कि भाई A इज इक्वल टू I, A इज इक्वल टू I, A इज इक्वल टू I। तो देखो बात तो वही हो गई कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट में भी मेरी बात तो वही है। अब मेरे को निकालना है इक्विलिब्रियम, मेरे को क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम वो होता है कि जहाँ पे मेरी दोनों चीजें मैच हो जाए, मेरी दोनों चीजें क्या हो जाए, इनकम और मेरा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए, मैच हो जाए। जब मैं ये सारे फॉर्मूला को मर्ज करता हूँ, ये मेरे सारे फॉर्मूला को क्या करता हूँ, मर्ज करता हूँ, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये वो फलाना, ए को इधर ले आया, AD को इधर ले आया। तो मैंने जब इन सबको ये किया तो मेरा लास्ट में फॉर्मूला बचता है Y इज इक्वल टू AD। ये मेरा इक्विलिब्रियम है, इकोनॉमी इधर इक्विलिब्रियम करता है, इकोनॉमी इधर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम बोले तो इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो जब मेरा प्लान्ड आउटपुट इक्वल होता है प्लान्ड स्पेंडिंग के साथ, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि जितना मैंने प्लान किया था, जितना मैंने प्लानिंग किया था आउटपुट, अगर उतना ही मेरा स्पेंडिंग है, मतलब जितना मैंने सामान बनाया उतना लोगों ने खरीदा, तो O इज इक्वल टू S, आउटपुट इज इक्वल टू स्पेंडिंग, वो मेरा इक्विलिब्रियम है। पर ये कब होगा, जब मेरा प्लान मैच होगा, जब मेरा प्लान क्या होगा, मैच होगा। अब मान लो मेरा प्लान मैच ही नहीं हुआ, आउटपुट इज नॉट इक्वल टू सेविंग्स या स्पेंडिंग, सॉरी सेविंग्स में स्पेंडिंग, तो क्या होगा, फर्म ने प्रोड्यूस किया ज्यादा, फर्म प्रोड्यूसेस मोर देन पीपल वांट टू बाय, फर्म प्रोड्यूसेस मोर देन पीपल वांट टू बाय, पीपल को जो बाय करना है उससे फर्म ने ज्यादा प्रोड्यूस किया, फर्म प्रोड्यूसेस मोर देन पीपल वांट टू बाय। अब क्या हुआ, तो देखो मेरा अनसोल्ड गुड ज्यादा बचा क्योंकि लोगों ने कम खरीदा, अनसोल्ड गुड ज्यादा बढ़ा मतलब मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई, क्या बढ़ी, मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई, क्या बढ़ गई, मेरी इन्वेंट्री, आई इज माई इन्वेंट्री हियर, इन्वेंट्री पाइल अप होती गई। ये मेरा हो गया अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अननेसेसरी मेरा इन्वेंट्री में क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, जहां पे मेरा पैसा अटक गया।
अनप्लैंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया। अनप्लैंड क्या हो गया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ पे मेरा इन्वेंट्री में अनप्लैंड इन्वेस्टमेंट हो गया। अब अगर पीपल बाय करते मोर देन एक्सपेक्टेड, ये अगर उल्टा होता है पीपल बाय मोर देन एक्सपेक्टेड, तो यहां पे मेरा इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहां पे मेरे पास इन्वेंट्री अगर कम हुआ तो ये मेरे को देगा नेगेटिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, नेगेटिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज्यादा लोग खरीद रहे हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, पर मैंने उतना बनाया हुआ नहीं है। मेरा प्लान कम था, मैंने कम माल बनाया पर लोगों ने ज्यादा खरीदा, तो अब मेरे को जो ज्यादा जो मेरा जो डिफरेंस है वो मेरे को पैसा नहीं आएगा, तो दैट्स माय नेगेटिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, नेगेटिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब मान लो ये स्टोरी में गवर्नमेंट एंटर करती है, यही हाउस होल्ड और फर्म में कौन एंटर करती है? गवर्नमेंट। हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट भी पैसा इन्वेस्ट करेगा उस मार्केट में। गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करेगा तो क्या क्या करेगा? गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करेगा, मनी स्पेंड करेगा, क्या बनेगा? रोड बनाएगा, स्कूल्स बनाएगा, और ये सब किससे बनाएगा? टैक्सेस कलेक्ट करेगा। मतलब हाउस होल्ड से जो टैक्स कलेक्ट करेगा, हाउस होल्ड की इनकम में से टैक्स माइनस हो जाएगा। इनकम में से क्या माइनस होगा? टैक्स माइनस होगा। मतलब जब इनकम में से टैक्स माइनस होगा तो हाउस होल्ड के पास लेस इनकम बचेगा टू स्पेंड। क्या बचेगा? लेस इनकम टू स्पेंड। क्या बचेगा? लेस इनकम टू स्पेंड। तो देखो, जब एग्रीगेट डिमांड में मेरा वो हो जाएगा कि भाई इनकम में से टैक्स माइनस हो गया, इनकम में से क्या हो गया? टैक्स माइनस हो गया, तो अब मेरा देखो पूरा का पूरा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, और प्लस मेरा जो कंजम्पशन डिपेंड करता है वो गवर्नमेंट टैक्सेस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की एक योजना पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? योजना पे डिपेंड करता है। तो देखो सब कुछ खराब हो गया। क्या हो गया? सब कुछ खराब हो गया कि लोगों के पास स्पेंड करने के लिए पैसा कम है। स्पेंड करने के लिए पैसा कम है तो वापस वो बिस्किट वाला कम स्पेंड करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो देखो भाई आएगी चीजें। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या फैक्टर ले सकती है कि यहाँ तो वो टैक्सेस कम कलेक्ट करे, क्या कलेक्ट करे? कम कलेक्ट करे, क्योंकि ज्यादा कलेक्ट करने पर स्पेंडिंग कम हो जाएगी। स्पेंडिंग कम होगी तो देखो पूरे इकोनॉमी में असर आएगा, पूरे इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? असर आएगा। तो यही होता है मेरे शॉर्ट रन में। अब शॉर्ट रन में मेरा मोटा मोटी देखो यही बात है कि अर्थ ये क्या बोलते हैं, है ना, जो ढोलकपुर है, अर्थ है ढोलकपुर का, अर्थ बोले तो पैसा। फैक्ट्री है ढोलकपुर में, फैक्ट्री है, मशीन ऑलरेडी लगी हुई है, वर्कर भी अवेलेबल है, पर मशीन पूरी तरीके से यूज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एक दिन लोगों ने खर्च कम कर दिया। लोगों ने क्या कर दिया? खर्चा कम कर दिया। तो देखो ढोलकपुर के पास सब कुछ था, ढोलकपुर के पास फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के साथ मशीन थी, मशीन के साथ लोग क्या थे? वर्कर अवेलेबल थे, पर मशीन पूरी तरह काम नहीं कर रही थी फुल एम्प्लॉयमेंट पे। क्यों नहीं काम कर रही थी? क्योंकि लोगों ने स्पेंड करना कम कर दिया, लोगों ने खर्च कम कर दिया। खर्च कम हुआ मतलब डिमांड कम हुई। क्या कम हुई? डिमांड कम हुई। अब डिमांड कम हुई तो फैक्ट्री क्या बोलती है कि डिमांड कम है तो ज्यादा माल क्यों बनाना, तो प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो वर्करों को जॉब नहीं मिला। तो केन्स का मॉडल यही बोलता है, केन्स का मॉडल ये बोलता है शॉर्ट रन के अंदर, किसके अंदर बोलता है? केन्स का मॉडल शॉर्ट रन में। केन्स का मॉडल क्या बोलता है कि प्रॉब्लम कैपेसिटी की नहीं है, कैपेसिटी बहुत है अपने पास। देखो जैसे कि ढोलकपुर के पास कैपेसिटी बहुत थी, मशीन सब था, वर्कर सब थे, पर यहाँ पे तकलीफ है डिमांड की। लोग अगर खर्च कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जॉब तो जाएगी। तो यही डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे भी कि अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगा तो लोगों का खर्च कम होगा, क्योंकि स्पेंड करने के हाथ में पैसा कम है, स्पेंड करने के लिए हाथ में पैसा कम है, तो देखो वापस फुल सर्कल आ गया अपन। क्या हो गए? फुल सर्कल आ गया अपन। तो यही एक्सप्लेन करता है कि इनिशियल का शॉर्ट रन क्या एक्सप्लेन करता है कि हाउ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड इन शॉर्ट रन, कि प्रोडक्शन कैपेसिटी फिक्स्ड होगा, प्राइसेस कांस्टेंट होने चाहिए। प्राइसेस क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट भी होगा। ये उसके तीन थे, ये उसके तीन अजम्पशंस थे ना, तीन अजम्पशंस पे चल रहा था वो इनिशियल मॉडल। ये देखो क्या था? प्रोडक्टिव कैपेसिटी फिक्स होनी चाहिए, शॉर्ट रन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस करेगा कांस्टेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा। वही हो गया, डिमांड बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, डिमांड घटा, प्रोडक्शन घटा, इनकम घटी तो एम्प्लॉयमेंट घटा। सो केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आपकी सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? आपके डिमांड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? डिमांड आपका आउटपुट डिसाइड करेगा, डिमांड आपका क्या डिसाइड करेगा? आउटपुट, और आउटपुट आपका एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करेगा।
अकॉर्डिंग टू केन्स यही हो गया, डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी रिवाइव होती है, डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी क्या होगा, रिवाइव होगी, क्या होगी, रिवाइव होगी। अब अगर यही इनकम में अगर इक्विलिब्रियम इनकम की बात करें, अपन ने पहले प्राइस की बात की, अभी अगर इनकम की बात करें तो माइक्रो और मैक्रो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ा था, प्राइस और क्वांटिटी एक मार्केट में, है ना। और मैक्रो इकोनॉमी में अपन क्या प्राइस करते हैं कि भाई प्राइस फिक्स्ड होना चाहिए तो इक्विलिब्रियम मिलेगा अपन को, या प्राइस चेंज नहीं हुआ तो अपन एनालाइज वापस करेंगे। तो यहाँ पे मेरी 2-3 चीज होती है, कैसी होती है 2-3 चीज, देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, है ना। इतना छोटा सा कंसेप्ट है, एडिशनल कंसेप्ट है, याद रखना। तो माइक्रो और मैक्रो इक्विलिब्रियम कब आता है, माइक्रो और मैक्रो इक्विलिब्रियम आने के लिए सबसे पहले तो देखो माइक्रो में आपके पास क्या है, डिमांड प्लस सप्लाई, डिमांड प्लस सप्लाई, तो ये आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है तो ये आपको इक्विलिब्रियम देगा, ये आपको क्या देगा, इक्विलिब्रियम देगा। भाई अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो क्या होगा, होल इकोनॉमी बात करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी बात करेगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है, प्राइस फिक्स रखते हैं, उसके साथ अपन क्या देखेंगे, इनकम और आउटपुट इक्वल है कि नहीं। जब इनकम और आउटपुट इक्वल हो जाते हैं प्राइस फिक्स्ड पे, तो वो मेरे को इक्विलिब्रियम देगा, वो मेरे को क्या देगा, इक्विलिब्रियम। और लेटर अपन इसी प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज करते हैं, और फिर अपन इकोनॉमी को वापस एनालाइज करते हैं, इकोनॉमी को क्या करते हैं, वापस एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होगा, जब अपन प्राइस फिक्स रखेंगे तो इसके 2 मेन रीजन है, एक तो रिसोर्सेज अनयूज्ड बचेंगे और डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं होगा। मान लो एक फैक्ट्री है जो खाली मशीन और वर्कर के साथ पड़ी है, अगर डिमांड बढ़ा तो फर्म कैन इजीली प्रोड्यूस मोर विदाउट रेजिंग कॉस्ट। क्यों, क्योंकि देखो प्राइस पे चेंज नहीं आया और अपने पास मशीन भी थी, अपने पास सारी व्यवस्था थी ना, अपने पास मशीन भी थी, वर्कर भी थे। पर जैसे डिमांड बढ़ा, क्या बढ़ा, डिमांड बढ़ा, तो सेम कॉस्ट में मशीन ने उन डिमांड और मशीनों को, लेबर और मशीनों को यूज करके माल बना दिया, तो प्राइस में चेंज नहीं आया। ओके, फिर क्या होता है, नॉर्मली प्रोड्यूसिंग मोर मींस कॉस्ट राइज, ये होना चाहिए। पर क्या हुआ, यहाँ पे रिसोर्सेज खाली पड़े थे, एक्स्ट्रा आउटपुट बनता था, सेम कॉस्ट पे ही बन गया, तो प्राइस लेवल कांस्टेंट रह गया, प्राइस लेवल इधर क्या हो गया, कांस्टेंट रह गया, और आउटपुट बढ़ गया, आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, वो एग्जांपल से, मान लो बुफे हॉल है, आप खाना खाने गए, बुफे हॉल में क्या गए आप, खाना खाने गए, वहां पे बहुत सारा खाना था, ढेर सारा खाना था, बहुत सारा खाना था, पर ज्यादा गेस्ट नहीं आए, क्या नहीं आए, प्लेंटी ऑफ गुड्स, और ज्यादा नहीं आए लोग, तो मेरा खाना तो वैसे का वैसे ही पड़ा था। अब मान लो कि मोर गेस्ट कैन कम इन एंड ईट विदाउट रेजिंग द प्राइस पर प्लेट, है ना। अब देखो खाना पड़ा हुआ है, लोग ज्यादा नहीं है, लोग ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा, प्लेट्स उतने ही हैं, मतलब पर प्लेट प्राइस नहीं बढ़ने वाला। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब खाना खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर लोग आते हैं तो विदाउट रेजिंग माई पर प्लेट प्राइस वो खाना खा सकते हैं, ठीक है। अब जब हॉल क्राउडेड हो गया और खाना कम पड़ गया, खाना क्या हो गया, कम पड़ गया, क्योंकि लोग ज्यादा आ गए, लोग क्या हो गए, ज्यादा आ गए, और खाना कम पड़ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, उसको खाना वापस बनाना पड़ेगा, और खाना वापस बनाना पड़ेगा तो प्रोडक्शन और लेबर वापस लगेंगे, तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट बढ़ गया, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, कॉस्ट बढ़ गया। सो शॉर्ट रन में वही होता है कि स्पेयर कैपेसिटी है, प्राइस फिक्स है, और आउटपुट एडजस्ट हो सकता है। तो वही शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इनकम क्या देखता है, फाउंड करता है कि भाई अपन प्लान स्पेंडिंग को मैच करते हैं प्लान आउटपुट से, सिंस प्राइसेस आर फिक्स्ड एंड एडजस्टमेंट हैपेंस थ्रू क्वांटिटी नॉट थ्रू प्राइसेस। क्वांटिटी से डिपेंड करेगा, जैसे ये वाले एग्जांपल में क्वांटिटी से अपन प्राइस को मेजर करेंगे, ना कि अपन आउटपुट से मेजर करेंगे, ठीक है, ना कि अपन आउटपुट से मेजर करेंगे। तो ये था आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कैसे आपकी आइडल मशीनरी एम्प्लॉयमेंट, कैसे आपका डिमांड एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है और नहीं करता है। तो ये था आपका 3rd चैप्टर इकोनॉमिक्स का, डिटरमिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।